वेलकम एवरीवन। स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज की इस वीडियो के द्वारा हम जानेंगे बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड कंसेप्ट्स। किसी भी सब्जेक्ट के लिए या किसी भी सब्जेक्ट के द्वारा कोई भी काम करने के लिए हमें कुछ प्रिंसिपल्स, रूल्स जो हैं वो फॉलो करने पड़ते हैं। इसी तरह अकाउंट्स में भी हमें कुछ जो हैं रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। इन्हीं को ही अकाउंटिंग प्रिंसिपल या अकाउंट्स के सिद्धांत जो है बोला जाता है। जैसे साइंस में न्यूटन के द्वारा ग्रेविटी के रिलेटेड कुछ जो है प्रिंसिपल्स, रूल्स बनाए गए हैं, इसी तरह अकाउंटिंग के भी कुछ प्रिंसिपल्स और रूल्स हैं। प्रैक्टिस के द्वारा, अपने एक्सपीरियंस के द्वारा जो अकाउंटिंग एक्सपर्ट थे उन्होंने ये रूल्स जो थे वो डेवलप किए थे। तो चलिए जानते हैं अकाउंटिंग वर्क करते वक्त हमें कौन कौन से जो प्रिंसिपल्स हैं, रूल्स हैं वो फॉलो करने पड़ते हैं। सबसे पहला हमारा जो प्रिंसिपल है वो है सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट ये कहता है कि जो बिजनेस है और जो उसका ऑनर है वो दोनों सेपरेट हैं, एक दूसरे से अलग अलग हैं। जो बिजनेस है उसकी पर्सनैलिटी अलग होती है और जो पर्सन है, ऑनर है, उसकी पर्सनैलिटी अलग होती है। जो बिजनेसमैन है वो अलग पर्सन माना जाएगा, उसका अलग व्यक्तिगत होगा, और जो बिजनेस है उसको अलग सेपरेट जो है माना जाएगा। जो बिजनेस ऑनर है वो जो है नेचुरल पर्सन हो गया, और जो बिजनेस है वो आर्टिफिशियल पर्सन हो गया। दोनों को ही इंसान का दर्जा जो दिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, आप सभी रिलायंस जियो कंपनी के बारे में जानते ही हैं। तो जियो जो है उसका अपनी अलग पर्सनैलिटी है, वो अलग एक पर्सन है, और जो उसके मालिक हैं मुकेश या चेयरपर्सन हैं वो अलग पर्सनैलिटी है। उनके लिए हम जो है रिलायंस वर्ड यूज़ नहीं करते क्योंकि उनका खुद का एक नाम है, पहचान है। इसी तरह उनको हम जियो नहीं बुलाते क्योंकि उनकी जो कंपनी का नाम जियो है, जियो का अलग पहचान है, अलग उसकी पर्सनैलिटी है, इसलिए दोनों को हम एक साथ एक मिला के नहीं देख सकते। तो ऑनर जो बिजनेस वो दोनों अलग अलग ही होते हैं। जब भी हम अकाउंटिंग करते हैं तो हम खुद को बिजनेस मान के चलते हैं और ऑनर से मिलने वाली इंस्ट्रक्शन को हम जो है फॉलो करते हैं। तो सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट यही कहता है जो ऑनर है और जो बिजनेस है दोनों सेपरेट हैं, अलग अलग एंटिटी दोनों ही होती है। द सेकंड वन इज गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। गोइंग कंसेप्ट क्या कहता है कि जो भी हमने बिजनेस स्टार्ट कर लिया है वो हमारा बिजनेस 1, 2, 3, 5, 10 लाइफ टाइम तक चलेगा, उसकी कोई सीमा नहीं होगी। तो ये मान के ही हमने बिजनेस जो है करना है। बिजनेस को पॉजिटिव नेचर से करना है। 1-2 साल हमें लॉस भी हो जाता है तो घबराना नहीं। नए नए बिजनेस में कभी कभी शुरुआत में लॉस भी हो जाता है, तो हमने वक्त का इंतज़ार करना है। हो सकता है इन फ्यूचर हमें अच्छे प्रॉफिट जो है होने शुरू हो जाए। और जितने भी साल हमारा बिजनेस चलेगा उतने ही साल के लिए हमने कौन है अकाउंटिंग जो है करनी है। अपने अकाउंटिंग का जो बुक कीपिंग है वो सारा सिस्टम हमने चलाना ही चलाना है जितने भी साल हमारा बिजनेस जो है चलेगा। तीसरा जो कंसेप्ट है वो है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट क्या कहता है? अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट ये कहता है कि जो लाइफ ऑफ द बिजनेस है उसको हम 12 मंथ के पीरियड में डिवाइड कर देते हैं, 12 महीने के एक टाइम पीरियड में बांट लेते हैं। जो अकाउंटिंग पीरियड है वो दो तरह का होता है, कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल ईयर। कैलेंडर ईयर जो होता है वो 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर कैलेंडर के जैसे होता है। जैसे हमारे घर में जो कैलेंडर होता है उस पर जो मंथ होते हैं वो 1 जनवरी से स्टार्ट होता है और 31 दिसंबर तक होता है। तो उस तरह से अगर अकाउंटिंग सिस्टम चलता है कि हमारी अकाउंट बुक्स जो है वो 1 जनवरी को शुरू की गई और 31 दिसंबर को क्लोजिंग टाइम आ गया बुक्स का, और अगले साल की 1 जनवरी को हम नई अकाउंट बुक्स जो हैं शुरू कर देंगे, तो वो हमारा कैलेंडर ईयर हो गया। दूसरा जो ईयर फॉलो किया जाता है वो है फाइनेंशियल ईयर। ये जो है वो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक होता है। 1 अप्रैल को ये शुरू होता है और 31 मार्च को ये ख़त्म हो जाता है, और अगेन अगले साल की 1 अप्रैल को ये नया साल जो शुरू हो जाता है। 1 अप्रैल को इसकी बिगिनिंग होती है और 31 मार्च को क्लोजिंग होती है।
प्रोफेशनल लाइफ में जो आजकल चल रहा है, कोई भी बैंक है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो ज़्यादातर क्या है, फाइनेंशियल ईयर ही फॉलो करते हैं, जो 1 अप्रैल को किसी की साल की 1 अप्रैल को शुरू होता है और किसी भी साल की 31 मार्च को ख़त्म हो जाता है, और फिर से नए जो सिस्टम है, नया अकाउंटिंग की बुक कीपिंग जो है वो शुरू कर दी जाती है। द नेक्स्ट वन इज़ मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या कहता है कि हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में वही चीज़ों का रिकॉर्ड करेंगे, वही चीज़ों का रिकॉर्ड रखेंगे जिनको हम इन टर्म्स ऑफ मनी में माप सकते हो। जैसे कि हमारे पास मान लीजिए बिजनेस में 3 बिल्डिंग्स हैं, 10 चेयर्स हैं, 5 कारें हैं, 3 बसेस हैं, ऐसे ही एसेट्स हैं। और इन एसेट्स को हम ऐसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे, हम उनकी वैल्यू को रिकॉर्ड करेंगे। भी हमारे पास जो है 5 लाख की कार है, 10 लाख की बिल्डिंग है, ऐसे एसेट्स की वैल्यू, जो एसेट की वैल्यू हम मनी में ही माप सकते हैं, उसी एसेट्स को हम जो अपने बिजनेस ट्रांजैक्शन में अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। जिस एसेट्स की या जिस इवेंट को हम मनी में नहीं माप सकते, उसकी वैल्यू मनी में नहीं निकाल सकते, उसको हम अपने अकाउंट बुक्स में रिकॉर्ड जो है नहीं कर सकते। मान लीजिए हमारा अकाउंटेंट है, वो कितना इंटेलिजेंट है, इसको हम मनी में नहीं माप सकते, तो इसलिए हम उसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते। लेकिन हम उसको कितनी सैलरी पे करते हैं, 10,000, 20,000, 50,000, तो उसको इन टर्म्स ऑफ मनी हो गया, तो उसको हम अपनी अकाउंट बुक्स में रिकॉर्ड जो है वो जरूर करेंगे। द नेक्स्ट वन इज कॉस्ट कंसेप्ट। कॉस्ट कंसेप्ट क्या कहता है, एसेट शुड बी रिकॉर्डेड ऑन द कॉस्ट स्पेंट टू एक्वायर इट। कोई भी एसेट्स हमने परचेज की है तो उसकी वो ही वैल्यू हम जो है अपनी अकाउंट बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे, जो टोटल वैल्यू उसको एक्वायर करने तक, उसको रेडी टू यूज़ करने तक हमें टोटल कॉस्ट पड़ गई, उसको ही अपनी अकाउंट बुक्स में रिकॉर्ड करना है। जैसे मान लीजिए हमने किसी दूसरे शहर से कोई मशीनरी या मशीन खरीदी प्रोडक्शन के लिए, तो वो मशीनरी जो थी वो 10 लाख की थी। उसके बाद उस मशीन को अपने शहर लाने में हमें 5,000 और ख़र्चा हो गया, तो उसको इंस्टॉल करने में, उसको फिटिंग करने में हमें 15,000 और खर्चा करना पड़ा, तो हमें 20,000 जो है वो एक्स्ट्रा पड़ गए उसको रेडी टू यूज़ करने में। तो हम उसका एसेट की जो कॉस्ट है वो अपनी अकाउंट बुक्स में 10,20,000 रिकॉर्ड करेंगे, ना कि 10 लाख, क्योंकि कोई भी एसेट है उसको रेडी टू यूज़ करने तक जितना भी हमारा खर्चा हो गया, वही उस एसेट की जो है रियल कॉस्ट मानी जाएगी, और उसी को ही हम अपनी अकाउंट बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट वन इज़ रियलाइजेशन कंसेप्ट। ये कंसेप्ट क्या कहता है, जो हमारी मान लीजिए सेल की प्रोसेस होती है, जैसे सबसे पहले हम प्रोडक्ट को खुद बनाते हैं, जहाँ बना बनाया प्रोडक्ट मार्केट से उठाते हैं, उसके बाद हमें सेल के लिए ऑर्डर जो है मिलता है, हम उसको डिलीवरी ऑफ गुड्स दे देते हैं जिस कस्टमर ने भी हमसे ऑर्डर लिया है, उसके बाद वो हमें कुछ दिन बाद जो है पेमेंट करता है। तो हमारा प्रॉफिट कब रियलाइज, हम कब मानेंगे हमें प्रॉफिट हो गया, तो अकाउंट रूल जो है वो ये कहता है कि जब हमने डिलीवरी ऑफ गुड्स दे दी, जब हमने कस्टमर को डिलीवरी ऑफ गुड्स कर दिया, उसके पास गुड्स पहुंच गए, उसने डिलीवरी एक्सेप्ट कर ली है, तो तभी उसी टाइम हम जो मान लेंगे कि हमें प्रॉफिट जो है हो चुका है, तो हम मान लेंगे हमें प्रॉफिट जो है रियलाइज़ हो गया। इसमें हम ये बैट नहीं करेंगे कब हमें पैसे मिलेंगे, तभी हम प्रॉफिट अपना कैलकुलेट करेंगे। जब हमने डिलीवरी ऑफ गुड्स उस कस्टमर तक पहुँचा दी, तभी हम अपना प्रॉफिट जो है कैलकुलेट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट कर लेंगे। नेक्स्ट वन इज़ ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट। ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट जो है हमारे डेबिट एंड क्रेडिट रूल पे बेस्ड है, और ये रूल क्या कहता है कि हमारी कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन है, उसकी दो इक्वल साइड होगी, वन इज़ डेबिट एंड अदर इज़ क्रेडिट। ये दोनों साइड एक दूसरे के इक्वल तो होंगी, लेकिन एक दूसरे से ऑपोजिट होंगी। मान लीजिए अगर एक प्लस है तो दूसरी माइनस होगी, दो साइड होना इसमें बहुत ज़रूरी है। और इसी प्रिंसिपल, इसी सिद्धांत पर बेस है अकाउंटिंग इक्वेशन भी। अकाउंटिंग इक्वेशन भी क्या कहती है, टोटल एसेट इज इक्वल टू टोटल लाइबिलिटी प्लस टोटल इक्विटी। जो एसेट्स हैं वो डेबिट बैलेंस रखती हैं, और लाइबिलिटी और इक्विटी जो है क्रेडिट बैलेंस रखती हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है एस्पेक्ट है हमारी अकाउंटिंग टर्म्स में। डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट, दो टर्म्स होती हैं डेबिट और क्रेडिट, इसीलिए इसको बोला जाता है ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट या डबल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। दो चीज़ें होती हैं डेबिट और क्रेडिट, दोनों इक्वल होती हैं लेकिन होती हैं एक दूसरे से ऑपोजिट। द नेक्स्ट वन इज मैचिंग कंसेप्ट।
ये कंसेप्ट क्या कहता है? एक्सपेंस ऑफ ए पर्टिकुलर ईयर शुड बी मैच्ड विद द इनकम ऑफ अ सेम ईयर। जिस साल के लिए हम अकाउंटिंग कर रहे हैं उसी साल के एक्सपेंस को उसी साल की इनकम के साथ ही मैच किया जाएगा, तभी हमें पता चलेगा कि हमें प्रॉफिट उस साल क्या हुआ है। मान लीजिए जैसे अभी 2020 चल रहा है तो 2020 के एक्सपेंस को 2020 की इनकम के साथ ही मैच किया जाएगा। मतलब 19 में से घटा के हमें पता चलेगा हमें 2020 में कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है। ऐसा नहीं कि हम 2019 की जो एक्सपेंस है उसमें 2020 की इनकम से 2019 के एक्सपेंस माइनस कर देंगे, नहीं। तो हमें जो रियल प्रॉफिट है, जो सही में प्रॉफिट है, वो नहीं मालूम पड़ेगा। इसलिए जिस साल की इनकम होगी उसी साल के एक्सपेंस से उसको मैच किया जाएगा, माइनस किया जाएगा, तभी हमें पता चलेगा उस ईयर में हमें कितना प्रॉफिट या लॉस हो रखा है। तो अगर आपको इस वीडियो से मदद मिली हो अकाउंटिंग प्रिंसिपल समझने में तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना इस चैनल को मत भूलिए। धन्यवाद।